सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज बात होगी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई के डेटा की, जिस पर अब फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। तो वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की सियासत के बीच इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान भी कर सकता है। 24 घंटे के अंदर सबसे बड़े चुनाव की तारीख आ जाएगी, लेकिन अभी तक पूरे प्रत्याशियों का ऐलान पार्टियों ने नहीं किया है। पार्टियां लगातार मंथन तो कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा भी पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वहीं सीएए लागू करने के साथ ही केजरीवाल के घर के बाहर आज भी जोरदार तरीके से प्रदर्शन हुआ। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर चर्चा होगी, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो एसबीआई जो 3 महीने का समय डेटा सार्वजनिक करने के लिए मांग रही थी, उसने महज 24 घंटे के अंदर पूरा डेटा सार्वजनिक कर दिया। लेकिन जैसे ही डेटा सामने आए, उसके साथ ही एसबीआई पर भी सवाल खड़े होने लगे कि कितना चंदा किस पार्टी को मिला है, किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, इसका खुलासा एसबीआई ने नहीं किया। लेकिन किस कंपनी ने किससे कितना चंदा दिया, इसका खुलासा, जिसका हमने जिक्र किया, कि एसबीआई की तरफ से नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने 763 पन्नों की 2 लिस्ट अपलोड की और दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों और इनके इनकैश कराने वालों के नाम है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि किसे ये पार्टी कितना पैसा दिया है। अब पहले नजर डालेंगे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, लेकिन उससे पहले अब इस मामले पर लगातार सियासत हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। पहले नजर डालेंगे कि चंदा देने वाली वो बड़ी कंपनियां कौन हैं, जिसका जिक्र किया गया है। तो चंदा देने वाली बड़ी कंपनियों पर गौर करें तो 1368 करोड़ का सबसे पहला जो चंदा है वो दिया गया। 966 करोड़ मेगा इंजीनियरिंग ने चंदा दिया। वहीं क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 410 करोड़ का चंदा दिया गया है। 400 करोड़ वेदांता लिमिटेड ने चंदा दिया है। तो ये चंदा देने वाली बड़ी कंपनियां थी जिसका जिक्र हम कर रहे थे। वही हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 387 करोड़ का चंदा दिया है। तो ये रही चंदा देने वाली बड़ी कंपनी। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर सबसे बड़ी कंपनी है जिसने बड़े पैमाने पर चंदा दिया है। वही मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ का चंदा दिया। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ का चंदा दिया है। इसके साथ ही वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ का चंदा देती हुई नजर आई है। ये तो रही चंदा देने वाली बड़ी कंपनी, लेकिन चंदा देने वाली बड़ी पार्टी कौन सी रही, इस पर भी एक नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है 6060 करोड़ के रूप में। वही तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को 1609 करोड़, कांग्रेस को 1421 करोड़ और बीआरएस की बात की जाए तो 1214 करोड़ का चंदा बीआरएस को मिला है। और अगर बीजेपी की बात करें तो 775 करोड़ का चंदा जो है वो बीजेपी को मिला है। ये तो खुलासे की बात रही, किसने कितना चंदा दिया है इस बात का भी खुलासा हो गया, किस पार्टी को कितना बड़ा चंदा मिला है इसका भी खुलासा हो गया है। लेकिन अभी सवाल जो बरकरार है और जो सवाल लगातार विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि किस कंपनी ने किसको कितना चंदा दिया, अभी ये नहीं पता चल पाया है। तो जारी इस लिस्ट के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए भाजपा को मिले हैं। और किसने कितना चंदा दिया, यहाँ पर यह भी जानना बहुत जरूरी है। और ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार ये जान रहे हैं कि चंदा देने वाली बड़ी कंपनियां कौन थी और किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी एडीआर की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि कर रही थी कि सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी को मिला है तो वो बीजेपी को मिला है। और अब जब ये रिपोर्ट आई है तो इसमें भी साफ तौर पर पुख्ता जानकारी सामने आई है कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिला है। तो चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिस पर आज की सियासत हो रही है, उसे साल 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। इसको पेश करने के दौरान ये दावा किया गया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पूरी तरीके से पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वही विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती है।
इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। इसके खिलाफ दो गैर सरकारी संगठनों एडीआर और कॉमन कॉज और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने संशोधनों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब तक इस मामले पर क्या क्या हुआ, अब पहले ये भी समझना जरूरी है। तो चुनावी बॉन्ड के अगर हम टाइमलाइन पर गौर करें तो सितंबर 2017 से लेकर जनवरी 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ याचिका दायर की गई और 2019 12 अप्रैल एसबीआई को डेटा सौंपने के निर्देश पहले भी दिए गए। 26 मार्च 2021 योजना पर रोक लगाने से इनकार किया गया। वहीं 16 अक्टूबर 2023 को सीजीआई ने याचिकाओं को 5 जजों की पीठ को भेजा और 31 अक्टूबर 2023 5 जजों की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और 2 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रखा गया। इलेक्शन कमीशन से चंदों का जो डेटा है वो मांगा गया। वही 15 फरवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक तारीख थी जब इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द किया गया। डेटा जारी करने की तारीख दी गई। 4 मार्च 2024 को एसबीआई ने 30 जून की मोहलत मांगी। 11 मार्च 2024 फिर वो तारीख है जब एसबीआई का आवेदन खारिज किया गया और 14 के साथ ही 12 मार्च की तारीख भी तय की गई ताकि जल्द से जल्द डेटा सामने आ जाए। फिर 14 मार्च 2024 को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को पूरा डेटा सौंप दिया है। ये डेटा सार्वजनिक हो चुका है और इस डेटा को लेकर अब सियासत भी पुरजोर तरीके से हो गई है। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि इस रिपोर्ट के जरिए किसको कितना चंदा मिला, किस कंपनी ने किसको कितना चंदा दिया, लेकिन इस बीच में जो लूपहोल बड़ा है वो ये है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी नहीं है और इसकी जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मांगी जा रही है। तो पूरी जानकारी नहीं मिली है। सियासत पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एसबीआई पर भी लगातार प्रेशर कर रही है ताकि वो सारे डेटा सार्वजनिक ना करें, क्योंकि जयराम रमेश का भी कहना है कि डेटा अगर सार्वजनिक होता है तो बीजेपी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है उसका भी खुलासा हो जाएगा और भ्रष्टाचार के खुलासे से बचने के लिए जो बीजेपी है वो सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो और अब इस लपेटे में एसबीआई भी आ चुकी है। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा के लिए चुनाव आयोग शनिवार यानी कि कल 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। नए चुनाव आयुक्तों ने शुक्रवार को यानी कि आज सुबह पदभार संभाला, जिसके बाद मीटिंग की और आयोग के तीनों अधिकारियों ने ही आज सुबह मीटिंग की है, जिसके बाद कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की गई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में चुनाव की तारीखों के ऐलान और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिन का अंतर था। अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे और चौथे दिन यानी कि 23 मई को रिजल्ट आ गया था। इसी तरह 2014 में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी 5 मार्च को की गई थी। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे और इस बार भी रिजल्ट चौथे दिन यानी कि 16 मई को घोषित हो गए थे और इन दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली थी। अब कल 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अटकलें हैं कि इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करेगा और जब कल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो कल तारीख आएगी, 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब तमाम अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इलेक्शन कमीशन लगातार हर राज्यों के दौरे पर पहुंची है, सब राज्यों की नब्ज को टटोलती हुई नजर आ रही है। चुनावी तैयारियां किस तरीके से राज्यों में की गई है ताकि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। कमीशन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तारीखों का इंतजार करना बाकी है।
16 की वो तारीख होगी जब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि कल 3 बजे जब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कल कर सकता है, खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। उसने दोपहर 3 बजे करीब ये वक्त बताया जा रहा है जब चुनाव आयोग जो है वो तारीखों की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव होते आए हैं उसमें 40 से 50 दिनों का अंतर रहा है, और इस बार भी ऐसी संभावनाएं है कि कल जो है वो इलेक्शन कमीशन एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से इन तारीखों के ऐलान को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, और जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं उन्होंने आज सुबह आके अपना पदभार संभाल लिया है, जिसके बाद से बिल्कुल अभिनव, देखिए, आज ही आयुक्तों ने पदभार संभाला, आज ही बड़ी बैठक हुई है, उसके बाद कल तारीखों का ऐलान। इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? अगर आज पदभार संभाला है तो कामों को समझने में समय लगता है, लेकिन अब कल अटकलें है कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, जो चुनाव आयोग है वो शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराना चाहता है। इसी के क्रम में आप देखिए कि आज ही ज्वाइनिंग ली है, और कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है। 3 बजे करीब ये वक्त बताया जा रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इस दौरान चुनाव की घोषणा संभव है। और लोकसभा से पहले सभी पार्टियां भी इसको लेके पूरी तैयारी कर रही हैं। आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग है वो लगातार इसको लेके लंबे समय से अपनी सारी तैयारियां कर रहा था, और अब वो सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कई दौर में ये चुनाव हो सकता है ना, कई राउंड में जो वो वोटिंग है वो होनी है। इसको लेके जो चुनाव आयोग है लेकिन देखिए उसमें अभिनव, अगर हम गौर करें 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों पर, तो इन दोनों ही चुनावों में जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जब चुनाव हुए तो उस दरमियान 40 से 45 दिन का गैप देखने को मिला है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कल तारीखों का ऐलान करेगी, तो क्या इस बार भी 40 से 45 दिन का गैप देखने को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए, ऐसी संभावनाएं हैं कि उतना या उससे कुछ कम पहले ही इस बार जो है वो चुनाव हो सकते हैं, कि कल 16 मार्च हो जाएगी। कल जब तारीखें घोषित होंगी तो 1 महीने से अधिक का वक्त जो है वो पार्टियों और उनके प्रत्याशियों के पास होगा। तो ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल माह के अंतिम में जो है वो चुनाव हो सकते हैं, और मध्य मई की में 15 मई के आसपास जो है वो नतीजे सामने आ सकते हैं। एक बार जो है देश में नई सरकार का गठन हो सकता है। इसको लेके जो चुनाव आयोग है उसने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बस अब कल दोपहर 3 बजे का जो है वो सभी पार्टियां इंतजार कर रही हैं जब चुनाव आयोग सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। और इसको लेके जो सभी पार्टियां हैं वो भी लगातार इस पर बनाई हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म होने वाला है। निर्वाचन आयोग की तरफ से शनिवार को दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो दूसरी ओर पार्टियां भी एक्शन मोड में आ चुकी हैं, जहां आम चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए के साथ ही विपक्षी धड़ा इंडिया गठबंधन भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी उम्मीदवारों की लगातार घोषणा की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी कई राज्यों में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कल तारीखों का ऐलान अटकलें है कि हो जाएगा। ऐसे में जो पार्टियां हैं वो कितनी तैयार हैं इस पर भी सबकी नजरें हैं, जहां हर एक पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। चाहे वो बीजेपी की बात करे, चाहे वो इंडिया अलायंस की बात करे, टीएमसी की बात करे, तो हर एक प्रदेश में पार्टी मुस्तैद हो चुकी है। लेकिन अभी कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका ऐलान होना बाकी है। कई ऐसे सीटें हैं जहां पर अभी किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। तो अब जब कल तारीख आ जाएगी तो क्या उसके बाद पार्टियां भी अपने जो बंद पत्ते हैं उसको खोलेंगी, और कितना पार्टियां समय लेने वाली हैं अपने प्रत्याशियों के ऐलान में, यह सवाल बहुत बड़ा है। दिल्ली में कांग्रेस
कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हिंदू शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया। इससे पहले गुरुवार को हिंदू शरणार्थियों ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर बयान के बाद हिंदू शरणार्थियों के उनके घर के सामने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें पहले देखिए, जहां कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो शरणार्थी हैं वो केजरीवाल पर भड़के हैं। केजरीवाल ने कुछ बयान ही ऐसा दिया था जिस पर शरणार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि जो बौद्ध शरणार्थी हैं, हिंदू शरणार्थी हैं, वो भारत आते हैं तो वो अपराध को बढ़ावा देते हैं, लूट की घटनाएं बढ़ती हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती है, जिसके बाद से शरणार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी शरणार्थियों ने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। तो वही इस मामले पर अरविंद केजरीवाल के तमाम जो सहयोगी हैं और साथ ही साथ उनके पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी शरणार्थी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं। अब इस मसले पर सियासत पुरजोर हो गई है। क्या कुछ बयान सामने आए हैं, पहले वो सुनते हैं। अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? इसी को लेकर मैं चिंतित हूं माननीय गृह मंत्री जी। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो सीएए को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों द्वारा घर के बाहर प्रदर्शन किए जाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यह बयान सुना। अरविंद केजरीवाल इस दौरान भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, इन्हें तो जेल भेजना होगा। केजरीवाल सीएए का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को लेकर कहा कि इन्हें नागरिकता देने से चोरी, बलात्कार, डकैती और दंगे बढ़ेंगे और अब इस मामले को लेकर सियासत तूल पकड़ रही है। जो शरणार्थी प्रदर्शनकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो सीएम केजरीवाल के आवास का आज भी घेराव करते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात भी लगातार शरणार्थी कर रहे हैं और ये सभी शरणार्थी गैर मुसलमान हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।